हेलो दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने वीडियो में। आज बहुत दिन के बाद टाइम मिला है, इसके लिए सॉरी दोस्तों। आज काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं, तो चलिए आज अपना वीडियो लेक्चर है मांग का नियम। तो चलिए देखते हैं पार्ट 1। इसमें आप सभी लोग समझेंगे कि मांग का नियम क्या होता है, मांग का नियम किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों, यहीं से माइक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है, तो अच्छे से समझिएगा दोस्तों। इसमें चलिए प्रश्न है, मांग से आप क्या समझते हैं? मांग के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आप समझते हैं मांग का अर्थ एवं परिभाषा। इसको इंग्लिश में कहते हैं मीनिंग ऑफ एंड डेफिनेशन ऑफ डिमांड। तो चलते समझते हैं साधारण शब्दों में। सामान्यतः सामान्यतः मांग किसी वस्तु की मांग उसकी भिन्न भिन्न मात्राएं होती हैं जिनकी कोई व्यक्ति दी हुई भिन्न भिन्न वैकल्पिक कीमतों पर एक दिए हुए समय में खरीदता है। इतना हो गया दोस्तों। सामान्यतः किसी वस्तु की मांग उसकी वह भिन्न भिन्न मात्राएं होती हैं जिनकी कोई व्यक्ति दी हुई भिन्न भिन्न वैकल्पिक कीमतों पर एक दिए हुए समय में खरीदता है। मतलब दोस्तों, आप किसी चीज़ को खरीदते हैं, एक उसका निश्चित समय होता है। किसी वस्तु की भिन्न भिन्न कीमतें होती हैं, उसकी मात्राएं निश्चित होती हैं कि आपको, यदि आप 1 किलो गेहूँ लेना चाहते हैं, उसकी मात्रा निश्चित होगी कि आपको 1 किलो गेहूँ कितने को मिलेगा। होगी दोस्तों, उसकी कीमत निश्चित होगी को कि आपको 10 रुपए के मिलेगा या 20 रुपए केजी मिलेगा। तो इसकी कीमतें निश्चित होती हैं और इसका समय भी निश्चित होगा और इसकी मात्रा भी निश्चित होगी। तो वही है दोस्तों। इसके आगे चलते हैं। वस्तु के लिए केवल इच्छा ही वस्तु की मांग नहीं कहलाती है। ओके दोस्तों, तो ये समझने वाली बात है कि केवल इच्छा ही वस्तु की मांग नहीं कहलाती है, बल्कि उस इच्छा की पूर्ति के लिए व्यक्तियों के पास पर्याप्त साधन भी होने चाहिए। तो ये भी दोस्तों ज़रूरी है कि किसी वस्तु की मांग यदि आप करते हैं तो उसी को मांग नहीं कहते हैं, उसकी पूर्ति भी होनी चाहिए। और पूर्ति के लिए क्या चाहिए? साधन चाहिए, वरना आप वस्तु को खरीद लेंगे, उसको लाने के लिए साधन नहीं तो आप क्या करेंगे? इसलिए उसकी मांग का नियम नहीं होता है, बल्कि उस वस्तु की पूर्ति मांग का नियम कहलाता है। ओके, चलते हैं आगे प्रोफेसर ब्रेंडम के अनुसार। ओके दोस्तों, प्रोफेसर ब्रेंडम जी क्या कहते हैं? ये किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाएगी। ओके दोस्तों, इसको आप रट लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसको रटना पड़ता है, क्योंकि विभिन्न वैज्ञानिक मिलते हैं, विभिन्न विद्वान मिलते हैं, अपने अपने हिसाब से अपने अपने डेफिनेशन देते हैं, तो उनके हिसाब से याद करना होता है। उसमें आप अपना दिमाग लगाने की कोशिश मत कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले डेफिनेशन की ओर। प्रोफेसर पेंसन के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों? प्रोफेसर पेंसन के अनुसार मांग प्रभावपूर्ण इच्छा है जिसमें 3 तत्व सम्मिलित रहते हैं। तो इसको देखिएगा दोस्तों, 3 तत्व सम्मिलित रहते हैं। कौन कौन से? पहला है किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, आपको किसी वस्तु की ज़रूरत है, उस वस्तु को आपकी इच्छा होनी चाहिए लेने की। क्या होनी चाहिए दोस्तों? जैसे आपको बुक लेना है, तो आपकी इच्छा होनी चाहिए कि हमें बुक लेना है। और दूसरा है दोस्तों, दूसरा क्या है? ये वास्तु लिख गया दोस्तों, सॉरी, ये वस्तु के क्रय करने के लिए साधन। ये तो ज़रूरी है दोस्तों। यदि आपको किसी वस्तु की ज़रूरत है, आप
आपने उसको प्राप्त कर लिया, तो उसको लाने के लिए साधन भी होने चाहिए। नहीं आप खरीद लेंगे, कैसे लाएंगे आप? तो इसके लिए ज़रूरी है साधन भी होने चाहिए। तीसरा तीसरा है दोस्तों, वस्तु को खरीदने के लिए साधनों को खर्च करने की तत्परता। अब दोस्तों आपने खरीद लिया, साधन भी आ गए, पर आपको पैसा देना नहीं है, तो वो वस्तु कैसे आपके पास आएगी? नहीं आएगी ना दोस्तों। तो इसलिए वस्तु को खरीदने के लिए साधनों को खर्च करने की तत्परता भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये 3 पेंशन के अनुसार हैं, 3 तत्व इसमें सम्मिलित रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मांग के नियम की व्याख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इंग्लिश भी देखते जाइएगा दोस्तों, आज की डेट में इंग्लिश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके दोस्तों, तो थोड़ा बहुत देखते जाइएगा। चलिए देखते हैं। मांग का नियम केवल मांग में परिवर्तन की दिशा को बताता है। ये तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यह केवल मांग के परिवर्तन की दिशा को बताता है। अब इसमें समझने वाली बात है दोस्तों, मांग का नियम यह नहीं बताता है कि इसमें 10% परिवर्तन हुआ है, इसमें 10% परिवर्तन हुआ है कि 15% परिवर्तन हुआ है। ओनली मांग का नियम दोस्तों यह बताता है कि मांग में यदि इतना परिवर्तन हुआ है, इतना, ओनली ये दिशा को बताता है कि यदि कीमत में दोस्तों, जैसे जैसे कीमत में यहाँ से कीमत में इतना परिवर्तन हुआ, ओके, तो ये ओनली ये बताएगा कि मांग में इतना परिवर्तन हुआ है। वह ये नहीं बताता है कि इसमें 5% परिवर्तन हुआ है, 5% या 10% परिवर्तन हुआ है, ये नहीं बताता है मांग का नियम। उसमें पहुंच जाता है दोस्तों, ये मांग की लोच में पहुंच जाता है, उसमें बताता है प्रतिशत परिवर्तन। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं। तो इसमें दिया है किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच पाए जाने वाले विपरीत संबंध को ही मांग के नियम के नाम से जाना जाता है। तो आगे दोस्तों, कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच, यहाँ पे दोस्तों कीमत हो गया। चलिए ये चित्र बनाए, इसमें समझ लेते हैं। ये दोस्तों, ये यहाँ पे दिया है, ये प्राइस दिया है, ये दिया है दोस्तों प्राइस, और यहाँ पे दिया है ये डिमांड। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने गेहूँ खरीदा, गेहूँ खरीद रहे हैं आप, तो अब वो 100 रुपए के 10 केजी गेहूँ मिलता है, 100 रुपए के 10 केजी गेहूँ मिलता है। तो अब इसकी कीमत 80 रुपये हो गई, इसकी कीमत घट गई दोस्तों, इसकी कीमत 80 रुपये हो गई। तो यहाँ पे मांग कितनी हो गई? 20 केजी हो गई दोस्तों। तो यहाँ पे जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, और जैसे ही कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है, और कीमत यदि घटती है तो मांग बढ़ जाती है। इसमें प्राइस एंड डिमांड, यानी बोलें तो मात्रा, क्वांटिटी, इसमें नेगेटिव रिलेशन होता है। कैसे कैसे रिलेशन होता है दोस्तों? नेगेटिव रिलेशन होता है। तो इसमें आप देखते हैं कि जब ये 40 रुपये प्राइस हो जाती है इसकी घटकर, तो इसमें 40 रुपये की मांग होने लगती है, 40 केजी मांग होने लगती है। जैसे ये कीमत, आप जैसे मार्केट में जाते हैं, आपने आलू खरीदा, आप पूछेंगे भैया कितने रुपए किलो आलू हैं, तो वो बताएंगे 60 रुपये किलो। आप कहेंगे नहीं भैया इतने में नहीं लेना है हमें, आप कहेंगे भैया 40 में लगा दीजिए, तो वो कहेगा भैया आपको लेना कितना है, तो आप कह देंगे 60 रुपये में देंगे तो हम 1 केजी लेंगे, यदि आप 40 में देते हैं भैया तो हम 5 केजी लेंगे। तो यदि उसका पड़ता पड़ रहा है इससे 40 से, तो वो दे देगा आपको, क्योंकि आप मांग ज़्यादा कर रहे हैं। इस इसी तरह मांग और मांगी गई मात्रा और कीमत में विपरीत संबंध होता है।
ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आगे। यदि किसी नियम को मांग रेखा द्वारा व्यक्त करना चाहें तो मांग रेखा बाईं से दाईं और नीचे की ओर गिरती हुई होगी। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि जब कीमत अधिक होती है तो मांग कम होती है, जैसे ही कीमत कम होती है तो मांग अधिक होती है। तो इस वजह से ये डिमांड कर्व हो गया। तो ये नीचे की ओर ऐसे झुकता हुआ, ये एरो लगा है दोस्तों, ये दोस्तों आप एरो देख सकते हैं। ये जो एरो लगा है ये बताता है कि जब नीचे से ऊपर से नीचे की ओर, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की ओर झुका हुआ होता है मांग वक्र। कैसा होता है दोस्तों? ऊपर से नीचे की ओर, बाएं से दाएं झुका हुआ होता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। मांग के प्रकार। अब चलते हैं दोस्तों मांग के प्रकार की ओर। टाइप्स ऑफ मांग। टाइप्स ऑफ मांग, इनकी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश ज़रूर देखते रहिएगा, क्योंकि इंग्लिश आज के दौर पे बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो इंग्लिश ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, और अधूरा अधूरा लगता है यदि आप इंग्लिश नहीं देखते हैं। और इंग्लिश पेपर में वेरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं कहीं दोस्तों डिमांड, ये जो इंग्लिश से लिखा है ना दोस्तों डिमांड, कहीं पेपर में हिंदी से लिख देगा, हिंदी से लिख देगा डिमांड। आप कैसे समझ पाएंगे? आप बताइए, आप कैसे समझ पाएंगे यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो? इसी वजह से आप थोड़ा इंग्लिश भी देखते रहिएगा। चलिए चलते हैं मांग के नियम में। मांग का नियम हो गया दोस्तों। मांग के प्रकार। मांग के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है? तो चलिए चलते हैं। मांग के प्रमुख प्रकारों को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। चलिए चलते हैं। नंबर 1, कीमत की मांग। कौन सी दोस्तों? कीमत की मांग। अब ये कीमत की मांग क्या है? चलिए चलते हैं समझते हैं। यदि अन्य बातें समान रहें, इसको बहुत ध्यान देना है आपको दोस्तों। यदि अन्य बातें समान रहें, अब अन्य बातें भी बताई जाएंगी, कौन सी अन्य बातें? चलिए चलते हैं। किसी वस्तु की मांग, किसी वस्तु की वह मात्रा जो एक उपभोक्ता द्वारा निश्चित समय में अन्य बातें समान रहने का अर्थ है। सॉरी दोस्तों, ये दूसरी लाइन है, यहाँ से समझते हैं। यदि अन्य बातें समान रहें, इसको ध्यान देना है। यहाँ किसी वस्तु की वह मात्रा जो एक उपभोक्ता द्वारा निश्चित समय में भिन्न कल्पित मूल्यों पर खरीदी जाएगी, इसे कीमत मांग कहेंगे। अब ये क्या होता है दोस्तों? किसी वस्तु की वह मात्रा, किसी वस्तु कोई मात्रा होगी दोस्तों, जो एक उपभोक्ता, उपभोक्ता कौन होता है दोस्तों? जो उपभोग करता है। क्या करता है दोस्तों? उपभोग करता है। उपभोग कौन करता है, कैसे करता है? जैसे आपके पास रोटी है, आप रोटी खाते हैं, तो आपने उसका उपभोग कर लिया। क्या कर लिया दोस्तों? उपभोग कर लिया। आपके पास केला है, आपने उसको छीला और तुरंत खा गए। आपके पास सेब है, आपने उसको छीला और खा गए। आपके पास रोटी है, आप उसे खा गए। आपने उसका यूज कर लिया, आपने उसको, खाने वाली चीज़ है तो खा लिया, वरना उसका यूज कर लिया, तो उसे उपभोग कहते हैं। और जो उपभोग करता है दोस्तों, उसे उपभोक्ता कहते हैं। याद रखिएगा। चलिए चलते हैं। अन्य बातें समान रहने का अर्थ, यहाँ से समझिएगा दोस्तों। अन्य बातें समान रहने, अन्य बातें कौन सी होती हैं? जैसे उपभोक्ता की आय, रुचि संबंधित वस्तुओं की कीमतें आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि दोस्तों यह कीमत की मांग यानी प्राइस डिमांड, यह होता है, इसमें उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसमें रुचि संबंधित वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहनी चाहिए।
और कोई परिवर्तन नहीं होता, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो ये सही है। चलिए इसे निम्न सूत्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ये सूत्र दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए डी ए का क्या अर्थ है, डी ए इसका क्या अर्थ है, पी ए इसका क्या अर्थ है, फंक्शन एफ इसका क्या अर्थ है। इसका मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है डी वस्तु की मांग यानी डिमांड। क्या होता है दोस्तों, डिमांड, डिमांड, डिमांड डी से। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, डी बराबर एफ कोष्टक में पी। ओके दोस्तों, ये डी बराबर डिमांड बराबर एफ फंक्शन यहाँ कोष्टक में प्राइस। ओके, चलिए चलते आगे। ये है दोस्तों, इसको समझना है आपको। इस चित्र को समझिएगा। यहाँ पे प्राइस दिया है और यहाँ पे क्वांटिटी दिया है। तो नंबर 1 में हेडिंग क्या थी, कीमत शॉर्ट में लिख देते हैं दोस्तों, कीमत की मांग, कीमत की मांग। तो यहाँ पे देखिए ये कीमत है, यहाँ पे कीमत है और यहाँ पे मांग है। तो जैसे ही दोस्तों इसकी कीमत इतनी होती है, यहाँ पे आप गेहूँ कुछ भी ले सकते हैं, गेहूँ ले सकते हैं, आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। उसकी कीमत जब 10 रुपये होती है, यहाँ पे कपड़ा लिया है दोस्तों, ठीक, कपड़ा, जब यहाँ पे इसकी कीमत इतनी होती है तो मांग इतनी होती है। जैसे ही इसकी प्राइस घटती जाती है तो मांग और बढ़ती जाती है। आप देख सकते हैं इस तरह से, जैसे जैसे कीमत घटती जाती है तो उसकी मांग बढ़ती जाती है। ये डिमांड कर्व है दोस्तों। कौन सा कर्व है, डिमांड कर्व, डिमांड कर्व। ओके, मैं समझता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते आगे। अब आता है दूसरा नंबर दोस्तों, आय मांग। कौन सा दोस्तों, आय मांग। आय मांग को समझते हैं। इनकम डिमांड, इनकम डिमांड। आय मांग किसी वस्तु या सेवा की उन मात्राओं को बताती है जो कि एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने को तैयार है। आय किसी वस्तु या सेवा की उन मात्राओं को बताती है। आप किसी वस्तु की कितनी मात्राएं खरीदते हैं, 10, 11 या 12, कितनी मात्राएं खरीदते हैं, उसको बताती है। उपभोक्ता एक निश्चित समय में, हमने बताया था दोस्तों कि जब आप खरीदते हैं तो उसका निश्चित समय भी होता है, वस्तु की वो एक निश्चित कीमत भी होती है, निश्चित मात्रा भी होती है, आपको कितना खरीदना है, तो ये सब निश्चित होते हैं। विभिन्न स्तरों पर खरीदने को तैयार है यदि अन्य बातें समान रहें। इसको जरूर ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि अन्य बातें समान है। अब अन्य बातें कौन सी हैं, चलिए उनको देखते हैं। अन्य बातें समान रहने का अर्थ है कि वस्तु या सेवा के मूल्य संबंधी वस्तुओं के मूल्य एवं उपभोक्ता की रुचि, संबंधित वस्तुओं की कीमतें एवं उपभोक्ता की रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये आपको पीछे भी यही मिली थी, अन्य बातें समान रहने का अर्थ कि संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और वस्तु के मूल्य यानी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और संबंधित वस्तु की कीमत में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता की रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको भी इस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है।
सूत्र है डी ए बराबर एफ कोष्टक में वाई। डी बराबर एफ कोष्टक में वाई। ओके, तो वही है दोस्तों, वाई का मतलब है इनकम, आय उसमें लिया जाता है, आय। वाई से दोस्तों क्या लिया जाता है, आय। ओके, बस एफ वही फंक्शन हो गया और डी वही डिमांड हो गया। ओके, चलिए चलते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, इसको बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इम्पोर्टेंट। इसको देखिए, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी मांग आय में वृद्धि के साथ बढ़ती है। ऐसी वस्तुओं को आर्थिक दृष्टि से श्रेष्ठ वस्तु कहते हैं। कौन सी वस्तु कहते हैं दोस्तों, श्रेष्ठ वस्तु कहते हैं। इस प्रकार की इस सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। इस प्रकार की वस्तुएं विलासिता एवं आरामदायक वस्तुएं होती हैं। ये श्रेष्ठ वस्तुएं कौन सी हैं दोस्तों, और ये विलासिता की वस्तुएं कौन सी हैं, और ये आरामदायक वस्तुएं कौन सी हैं, इसको समझिएगा। विलासिता वस्तु लग्जरी गुड्स, कौन सी दोस्तों, लग्जरी गुड्स। आप जैसे थार खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं दोस्तों, थार। किस लिए खरीदते हैं, आप अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए दोस्तों, स्टेटस बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए आप महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं, तो वो हो गई लग्जरी यानी विलासिता की वस्तुएं। और दूसरा होता है आरामदायक वस्तुएं। कौन सी दोस्तों, आरामदायक वस्तुएं। आप जैसे आप कुछ चेयर में बैठे बैठे आपको पैर दर्द करते हैं, कमर दर्द करती है, कुछ भी मान लीजिए, आप फिर ले आए सोफ़ा। क्या ले आए दोस्तों, सोफ़ा। उसमें आपको बहुत आराम मिलता है। आपको ऐसे जैसे चाय पी रहे हैं, आपको नाश्ता आ गया, आप उस नाश्ते को हाथ में लिए लिए तो खा नहीं सकते हैं कि आप उसी हाथ से प्लेट ले रहे हैं और उसी हाथ से खा लें, नहीं खा सकते हैं। आपने एक टेबल मंगवाया, आराम हो गया। आपने एक बेड मंगवा लिया, आराम करने लगे। आरामदायक वस्तुएं होती हैं, उन्हें ही आरामदायक वस्तुएं कहते हैं। जिनसे लोगों को आराम मिलता है, उन्हें ही आरामदायक वस्तुएं कहते हैं। पहले की अपेक्षा कुछ सुविधाएं आ जाती हैं उनके पास, उसे आरामदायक वस्तुएं कहते हैं। ओके, इसका चित्र समझिएगा। इसका चित्र है, ये देखिए, यहाँ पे इनकम है और यहाँ पे वही है क्वांटिटी, डिमांड, मात्रा। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि जैसे जैसे कीमत कीमत नहीं दोस्तों, इसमें आय है। जैसे जैसे उसकी आय बढ़ती है, जैसे जैसे आय बढ़ती है तो उसकी क्या क्या घटती है। 2 नंबर हो ही चुके हैं दोस्तों, अब चलिए तीसरे नंबर की ओर चलते हैं। पहला था कीमत मांग, दूसरा था आय मांग, अब तीसरा आता है आड़ी मांग। तो अब चलिए आड़ी मांग की ओर चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या होता है। आड़ी मांग इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस डिमांड। क्या कहते हैं दोस्तों, क्रॉस डिमांड। किसी वस्तु की आड़ी मांग उस वस्तु की उन मात्राओं को बताती है जो कि एक उपभोक्ता उससे संबंधित किसी वस्तु को विभिन्न मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार है। इसको समझिए। किसी वस्तु की आड़ी मांग उस वस्तु की वह मात्रा को बताती है जो कि एक उपभोक्ता उससे संबंधित किसी वस्तु को विभिन्न मूल्यों पर खरीदने को तैयार है। यानी दोस्तों, आप यदि एक वस्तु खरीदते हैं तो आपको दूसरी भी खरीदनी होगी। या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि यदि आप एक वस्तु को खरीदते हैं तो उसका दूसरे पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। ओके दोस्तों, तो चलिए समझते हैं ये
आड़ी मांग निम्न दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की होती है। चलिए समझते हैं। नंबर एक पूरक वस्तुओं की मांग, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिमांड फॉर कम्प्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक। गुड्स मतलब वस्तु। गुड्स मतलब वस्तु। GOODS। ओ ओनली दोस्तों गुड नहीं लिखिएगा। ओनली आप गुड नहीं लिख सकते हैं, इसमें एस लगेगा तभी वस्तुएं होंगी दोस्तों, समझिएगा। ओके, तो पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? पूरक वस्तुएं वे दो वस्तुएं होती हैं, इसमें देखिए दोस्तों दो वस्तुएं ही होती हैं। वे दो वस्तुएं होती हैं जो साथ साथ प्रयोग में लाई जाती हैं। कैसे लाई जाती हैं दोस्तों? साथ साथ प्रयोग में लाई जाती हैं। पूरक वस्तुओं के संबंध में एक वस्तु का मूल्य बढ़ जाए तो दूसरी वस्तु की मांग घट जाएगी। इसके विपरीत एक वस्तु का मूल्य यदि घट जाए तब दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाएगी। इसको समझने की समझ दोस्तों, अब जैसे आपने कार ले ली। क्या ले ली दोस्तों? कार ले ली। अब कार के साथ में डीजल भी चाहिए। नहीं चाहिए दोस्तों। कार के बिना आप डीजल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और डीजल कार के बिना कार इस्तेमाल नहीं हो सकती है डीजल के बिना, और डीजल इस्तेमाल नहीं हो सकता है कार के बिना। तो इसमें दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है, कार की भी आवश्यकता होती है और डीजल की भी आवश्यकता होती है। तो मतलब यदि कार की प्राइस बढ़ गई, कार की कीमत बढ़ गई, तो डीजल की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि यदि कार को लोगों ने लेना कम कर दिया, तो डीजल क्यों लेंगे? डीजल कौन काम आएगा फिर? और यदि लोगों ने डीजल ले लिया, यदि डीजल की कीमत बढ़ गई, तो जब डीजल नहीं ले पाएंगे तो लोग, तो फिर कार कैसे लेंगे? तो इसमें दोनों वस्तुएं ली जाती हैं दोस्तों। ओके, तो इसमें यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो दूसरी वस्तु की मांग घट जाती है। ओके, दूसरा नंबर है प्रतिस्थापन वस्तुओं की मांग, इंग्लिश में कहते हैं डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूशन गुड्स। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है दोस्तों प्रतिस्थापन वस्तु। ओके, चलिए इसको देखते हैं। प्रतिस्थापन वस्तु में वे होते हैं जो कि एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं। ओके दोस्तों, ये एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं। इसमें एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग में सीधा संबंध होता है। उसमें दूसरा था दोस्तों, अब इसमें ध्यान दीजिए। इसमें वो होता है कि यदि मान लीजिए चाय एंड कॉफ़ी। ओके, आपने चाय एंड कॉफ़ी देखी, ली। यदि चाय की कीमत बढ़ जाती है, ओके दोस्तों, इसमें क्या लिखा है? एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं। यदि चाय की कीमत प्राइस बढ़ जाती है तो इसकी कॉफ़ी की डिमांड भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि चाय के स्थान पर हम कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफ़ी के स्थान पर हम चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें संतुष्टि यदि 10% मिलती है, कितनी मिलती है दोस्तों? यदि इसमें संतुष्टि आपको 10% मिलती है तो चाय में भी आपको 10% ही मिलती है। ये बराबर मानकर चला जाता है। ओके, तो एक की कीमत बढ़ेगी तो दूसरे की मांग बढ़ेगी। यदि एक की कीमत घटेगी तो दूसरे की मांग भी घटेगी। ओके, इसमें सीधा संबंध होता है, बोले तो पॉजिटिव रिलेशन। कैसे दोस्तों? पॉजिटिव रिलेशन। ओके, चलिए चलते आगे। उदाहरण के लिए इसमें लिखा है, उदाहरण कॉफ़ी चाय। यदि कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाए तो चाय की मांग बढ़ जाएगी, और यदि कॉफ़ी की कीमत घट जाए तो चाय की मांग भी कम हो जाएगी। आपको अभी समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए चलते हैं आगे। नंबर 4,
नंबर 4 में आता है अन्न मांगे। कौन से दोस्तों? अन्न मांगे, बोले तो अदर डिमांड। ओके, यह होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? अदर डिमांड में ये 3 प्रकार की होती हैं। ओके, पहला है संयुक्त मांग, बोलें तो जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड क्या होता है? जब दो या दो से अधिक वस्तुओं की मांग किसी विशेष संयुक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाए तो उन्हें संयुक्त मांग की वस्तुएं कहते हैं। अब इसमें उदाहरण से बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा दोस्तों। दो या दो से अधिक वस्तुओं की मांग, इसमें देखिए मतलब कि एक नहीं, दो या दो से अधिक, 3, 4, 5। ओके, तो इसमें क्या है, जैसे हॉकी स्टिक और गेंद, इसमें आ गए ना दोस्तों, एक दो या दो से अधिक। इसमें कार, पेट्रोल, इसमें भी दो हैं, ये दो या दो से अधिक, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, बोला था ना दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा। जिसमें दो या दो से अधिक वस्तुओं की मांग होती है वह संयुक्त मांग के अंतर्गत आती हैं। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं बी नंबर में। तो ये बी नंबर में है उत्पन्न मांग। इसमें इंग्लिश में इसको कहते हैं जेनरेटेड डिमांड। जेनरेटेड मतलब उत्पन्न, उत्पन्न मांग। उत्पन्न मांग इसलिए मांगा जाता है कि वह किसी अन्य वस्तुओं के निर्माण में साधन की भांति इस्तेमाल की जाती है। कैसे की जाती है दोस्तों? साधन की भांति इस्तेमाल की जाती है। कैसे? अब आप समझिएगा। जैसे भवन निर्माण में ईंटों का इस्तेमाल होता है। ओके, और चूने का भी इस्तेमाल होता है। तो जैसे एक भवन का निर्माण कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक भवन का निर्माण कर रहे हैं, ये भवन है। ओके, अब आपको इसमें ईंटों की ज़रूरत भी पड़ेगी, इसमें आपको बालू भी चाहिए। ओके दोस्तों, इसमें आपको सीमेंट भी चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? बालू भी चाहिए आपको, सीमेंट भी चाहिए, गुम्मे भी चाहिए। तो ये साधन की भांति इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ओके, भवन निर्माण करने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं आगे। अगला नंबर है ये मिश्रित मांग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिक्स्ड डिमांड। क्या बोलते हैं दोस्तों? मिक्स्ड डिमांड। अब ये क्या होता है? चलिए, यह उस वस्तु की मांग होती है जिसका उपयोग भिन्न भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। ओके, यह क्या होता है दोस्तों? यह उस वस्तु की मांग होती है जिसका उपयोग भिन्न भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। ऐसी वस्तुओं की मांग भिन्न भिन्न प्रयोगों के लिए की गई उसकी मांगों का जोड़ है। उदाहरण से समझिएगा, उदाहरण से बहुत अच्छा समझ में आता है दोस्तों। तो उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे कोयला मांग एक मिश्रित मांग है। कैसे? कोयला पहली बात तो अनेक कार्यों में इस्तेमाल होता है। कोयला जैसे कोई लोहार होता है दोस्तों, आपने लोहार देखा होगा। लोहार वो कुल्हाड़ी पीटने के लिए काम में लाता है। ओके दोस्तों, कुल्हाड़ी पीटने के काम में लाता है, कोयला को जलाता है। कुल्हाड़ी जब पीटता है तो कोयला को जलाता है, उससे कुल्हाड़ी पीटता है, हंसिया पीटता है, विभिन्न कामों में फावड़ा इसको भी पीटता है। और पहले कोयला से ट्रेन भी चलती थी। तो वो कई फैक्ट्री में काम करता है कोयला। तो वो कई चीज़ों में कार्य इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे क्या है? बिजली। क्या है दोस्तों? बिजली बिजली से आप क्या करते हैं? बिजली से आप कूलर चलाते हैं। क्या चलाते हैं? कूलर चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, आप एसी चलाते हैं, और भी कई चीज़ें, फ्रिज चलाते हैं।
और फ्रिज चलाते हैं, जैसे मिक्सी मशीन चलाते हैं, वॉशिंग मशीन चलाते हैं, कई सारी चीज़ों में इस्तेमाल बिजली की जाती है। ओके, मशीन चलाई जाती हैं, एक से एक मशीन चलाई जाती हैं। अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना बढ़ रहा है तो बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है दोस्तों। तो विभिन्न कार्यों में प्रयोग में लाई जाती है बिजली, जिससे बल्ब भी जलता है। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि मिश्रित मांग किसे कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चल मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आगे बढ़िए। ओके दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।